हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स टर्म्स एमसीक्यू के द्वारा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन कैश विद द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी डिक्रीज इन मनी सप्लाई, ऑप्शन डी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जिसके कारण इन्फ्लेशन होता है। जब हम इन्फ्लेशन से रिलेटेड टर्म्स या फैक्ट्स को देखेंगे तो इन्फ्लेशन है क्या? तो इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है उसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। सामान्यतः भाषा में इसे हम महंगाई भी कह सकते हैं। और अगर दूसरे तरह से डिफाइन किया जाए तो व्हेन टू मच मनी चेंजेज फ्यू गुड्स दैट कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन के कॉजेज को देखते हैं तो क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देखेंगे तो वह ऐसा इन्फ्लेशन है जब कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा होता है खर्च करने को, और इसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आता है, इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। वहीं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या है? तो जब सप्लाई डिक्रीज कर जाता है प्रोडक्ट्स का, गुड्स का, इसके कारण प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्राइस को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके कारण जो इन्फ्लेशन आता है उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। पुल नहीं, पुश, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तीसरा कारण है राइजिंग वेजेज। चौथा कारण है डिवैल्यूएशन, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवैल्यूएशन यूजुअली कॉजेज द इंटरनल प्राइसेस टू। डिवैल्यूएशन के कारण इंटरनल प्राइस पर क्या असर पड़ता है? फॉल करता है, राइज करता है, अनचेंज रह जाता है, या नन ऑफ द अबव। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रिमेन अनचेंज्ड। डिवैल्यूएशन के कारण अनचेंज रह जाता है। जब हम डिवैल्यूएशन के बारे में देखेंगे तो ये क्या है? डेलिबरेट डाउनवार्ड एडजस्टमेंट ऑफ ए कंट्रीज करेंसी वैल्यू। जब किसी भी देश के, किसी भी इकोनॉमी के करेंसी को के वैल्यू को डिटोरिएट कराया जाता है या किया जाता है या हो जाता है, इसी कंडीशन को हम लोग डिवैल्यूएशन कहते हैं। जनरली डिवैल्यूएशन के कारण क्या होता है? इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट। यह किसी भी इकोनॉमी के एक्सपोर्ट के कॉस्ट को कम करता है या कम करने में मदद करता है, और ट्रेड डिफिसिट को भी कम करता है या कम करने में मदद करता है। इसीलिए ग्रोइंग इकोनॉमी जो भी हैं, जैसे चाइना, इंडिया, ये अपने करेंसी को डिवैल्यूएट करना पसंद करते हैं या टाइम टू टाइम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन। न्यू कैपिटल कहाँ इशू किया जाता है? प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, ग्रे मार्केट में, ब्लैक मार्केट में। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है न्यू कैपिटल। जब हम इससे जुड़े तथ्यों को देखेंगे तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? सिक्योरिटीज़ आर क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सिक्योरिटीज़ क्रिएट किए जाते हैं फर्स्ट टाइम। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास काफ़ी पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए, निवेशकों के लिए। आप इससे रिलेटेड टर्म सुने होंगे, आईपीओ या स्टॉक एक्सचेंजेज, ये सब प्राइमरी मार्केट से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्यूरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इज कॉल्ड। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को ठीक करने का प्रयास किया जाता है। कैसे? तो मनी के सप्लाई को कम करके। क्या है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डाउन पुल इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डिस इन्फ्लेशन। जब हम डिस इन्फ्लेशन को देखते हैं तो ये क्या है? डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मीन्स इन्फ्लेशन के रेट में जो कमी आती है, इसी को हम लोग डिस इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? ए स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स के जो प्राइस के दर हैं उसमें जो कमी आती है, उसमें जो धीमा गति आता है, इसी को हम लोग डिसइन्फ्लेशन से जोड़ के देखते हैं। क्वेश्चन 5, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन रेट्स शुड। इन्फ्लेशन के दौरान रेट्स कैसा होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्लक्चुएट होना चाहिए। और हमारा सही जवाब होगा इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जब हम इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, और जब इन्फ्लेशन रेट हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा।
वहीं जब इन्फ्लेशन रेट लो होगा तो इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। सो इट कॉस्ट यू मोर टू बोरो एंड स्पेंड। तो आपको कर्ज लेना ये सब भी महंगा पड़ेगा। वहीं आपका पैसा अगर सेव है बैंक अकाउंट में तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, मुनाफा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट इंडियन इकोनॉमी मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन। जो वर्तमान में भारतीय मौद्रिक व्यवस्था है यह किस सिस्टम पर आधारित है? गोल्ड रिजर्व सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, कन्वर्टिबल करेंसी सिस्टम या मिनिमम रिजर्व सिस्टम? और हमारा सही जवाब होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे आधारित है हमारा प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। जब हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में देखते हैं तो आरबीआई इसका यूज करती है करेंसी को इशू करने में, मतलब नया पैसा लाने में मार्केट में, और यह व्यवस्था चली आ रही है 1956 से। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में आरबीआई को रखना पड़ता है रिजर्व 200 करोड़ का, जिसमें गोल्ड कॉइन हो सकते हैं, गोल्ड बुलियन हो सकते हैं, फॉरेन करेंसीज हो सकते हैं, ये सब मिला के 200 करोड़ के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। अब इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपया जो है वह गोल्ड के फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें गोल्ड कॉइन भी हो सकता है, गोल्ड बुलियन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए परचेजिंग पावर पैरिटी, ऑप्शन बी पब्लिक पर कैपिटा पावर, ऑप्शन सी पर कैपिटा पोटेंशियल परचेज, ऑप्शन डी नोटा दैट इज नन ऑफ द अबव। और हमारा सही जवाब होगा परचेजिंग पावर पैरिटी। जब हम इससे जुड़े तथ्य को देखते हैं तो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है इकोनॉमिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है कंपेरिजन करने के लिए। किनके बीच में कंपेरिजन? इकोनॉमीज के बीच में कंपेरिजन। दो देश का इकोनॉमी हो सकता है, जहाँ क्या क्या चीज़ को देखा जाता है, तो उनके प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाता है। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स के बारे में बात करें जो कि ग्लोबल है, ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑन द बेसिस ऑफ पीपीपी, और इससे ऊपर यूएसए और चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर इज। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, आईआरडीए, एनएसई, सेबी। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेबी। जब हम सेबी से जुड़े तथ्यों को देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या चीज़ करने के लिए? तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो निवेशक हैं उनको बचाने के लिए कि उनके साथ कोई गलत ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज मेजर्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स? भारत में इन्फ्लेशन किस इंडेक्स के आधार पर मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन ए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन डी होलसेल प्राइस इंडेक्स। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिटेल लेवल पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, और जिसके हेल्प से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट को डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। जब हम इससे जुड़े तथ्यों को देखते हैं तो फ्रॉम 2014 से एक रिफॉर्म आया, एक सुधार आया जो इनिशिएट किया गया आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा, जिसमें आरबीआई शिफ्ट किया अपना मेथड इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का, और लाया कहाँ पे? सीपीआई के मदद से उसने कैलकुलेट करना शुरू करा। उससे पहले डब्ल्यूपीआई का भी इस्तेमाल किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है होलसेल लेवल पे रेट्स को कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन निकाला जाता है। इस सीपीआई को जब हम देखते हैं तो इसमें 260 कोमोडिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, जिसके मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि महंगाई दर क्या चल रहा है देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल सीपीआई में गुड्स के प्राइस को और सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होते हैं, जिसके कारण सीपीआई ज़्यादा एक्यूरेट एग्जैक्ट डेटा दे पाता है। लास्ट क्वेश्चन, दी 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ। 1 रुपी के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? ऑप्शन ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नर आरबीआई, सी फिनांस मिनिस्टर, डी नोटा दैट इज नन ऑफ द अबव। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। जब हम इससे जुड़े तथ्य को देखते हैं तो 1 रुपी नोट जो होता है वो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के द्वारा, जिस पे सिग्नेचर होता है फिनांस सेक्रेटरी का। वहीं बाकी सारे जो नोट्स होते हैं उस पर सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का। तो अगर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य सीरीज को भी देखें। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं।